कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, क्या हमने उसे बताया कि जब वो बचपन में हॉस्टल में था तो उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी? कायर तुरंत कछुए का मुंह बंद करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख कछुए, गलती से भी ये बात कभी युग के सामने मत बोल देना वरना। इतना कहकर कायर खुद चुप हो जाता है। कछुआ कायर की आंखों में देखते हुए कहता है, वरना क्या कायर? कायर जवाब देता है, वरना तू जानता है क्या होगा। युग वैसे ही अपनी माँ से इतनी नफरत करता है, अगर ये बात उसे पता चली तो पता नहीं उसके दिल में अपनी माँ के लिए और कितनी नफरत पैदा हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि एक बेटा अपनी माँ से इतनी नफरत करे, इसलिए अपना मुंह बंद ही रख। कछुआ कहता है, अगर तू चाहता है ना कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तू भी अपना मुंह बंद रखना। युग को वो बात पता नहीं चलनी चाहिए। युग को क्या, हमारे दोस्तों में ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, बिंदु को भी नहीं, समझा? कछुआ कायर को घूरते रहता है पर कायर कुछ पलट कर जवाब नहीं देता है। कछुआ फिर कहता है, तू समझा ना मैंने क्या बोला? कायर ना चाहते हुए भी हामी भरते हुए कहता है, हाँ समझ गया मैं, ये बात बिंदु को भी नहीं बताऊंगा। कछुआ अपने कदम वापस से आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये करी ना तूने समझदारी वाली बात, अब चल जल्दी। कायर हामी भरते हुए कछुए के पीछे पीछे जाने लग जाता है। कुछ देर बाद जब वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा लगा हुआ था। कछुआ दरवाजा खटखटाने लग जाता है। अभी कछुए ने एक दो बार दरवाजा खटखटाया ही था कि तभी दरवाजा खुल जाता है। जब वो अपनी नजरें सामने करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि वर्चस्विनी ने खोला था। कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर वर्चस्विनी को देखकर शॉक्ड रह गया था, वो भी सिविल ड्रेस में। उसकी बोलती बंद हो गई थी, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये वर्चस्विनी जी यहाँ पर क्या कर रही है? कछुआ वर्चस्विनी को देखते हुए एकदम धीरे धीरे कायर से कहता है, अबे कायर जरा चिमटी तो काट, मेरी आंखें मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे सामने मेरी वर्चू खड़ी है? कायर कछुए को जोर से चिमटी काटते हुए कहता है, तेरी आंखें तुझे धोखा दे सकती हैं पर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। तेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वर्चस्विनी जी ही खड़ी है। इतना कहकर कायर जोर से कछुए को चिमटी काटता है। कछुआ कसकर चीखता है, क्या? वर्चस्विनी एकटक कायर और कछुए को ही देख रही थी। कछुआ वर्चस्विनी को देखते हुए कहता है, वर्चू तुम यहाँ? वर्चस्विनी अपने उसी तेज में कहती है, क्या कहा तुमने? कछुआ बात घुमाते हुए कहता है, वो जुबान फिसल गई थी। वर्चस्विनी जी आप यहाँ पर कैसे? वर्चस्विनी कहती है, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं हो सकती क्या? कछुआ शर्माते हुए कहता है, हो सकती है ना वर्चस्विनी जी, क्यों नहीं हो सकती? आप तो जहाँ चाहे वहां पर जा सकती हैं। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि अगर मुझे पता होता आप आई हुई हैं तो मैं और जल्दी आने की कोशिश करता। वर्चस्विनी पूछती है, वैसे गए कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हारे दोस्त बता रहे थे कि 2-3 दिन से तुम ग्रेवयार्ड कोठी नहीं आए। कछुआ कुछ जवाब देता उससे पहले ही युग की आवाज सुनाई देती है, तो आ गए तुम दोनों, कहाँ रह गए थे? युग के पास ही हॉल में शालिनी, डायना, अभिमन्यु और तारा भी खड़ी हुई थी। कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, आते नहीं तो कहाँ जाते, यही तो ठिकाना है हमारा। अभिमन्यु कछुआ और कायर के मैले कपड़े देखते हुए कहता है, ये तुम दोनों के कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वो हम गिर गए थे। अभिमन्यु पलट कर पूछता है, गिर गए थे पर कहाँ? कछुआ शर्माते हुए कहता है, अब पीने के बाद कहाँ गिरते हैं? युग कहता है, इसका मतलब अभिमन्यु ठीक बोल रहा था, तुम दोनों पिछले 3 दिन से कार्यक्रम पर कार्यक्रम ही किए जा रहे हो, इसी वजह से ग्रेवयार्ड कोठी नहीं आए। कछुआ तुरंत हामी भरते हुए कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, रात में कार्यक्रम करते थे और दिन में थकान दूर करते थे, मन ही नहीं करता था वापस आने का यहाँ पर। शालिनी को कछुए की आंखों में देखते से ही पता लग गया था कि वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा था। उसकी बार बार लड़खड़ाती हुई जुबान झूठ बोलने की गवाही दे रही थी। शालिनी कछुए पर शक करते हुए पूछती है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए इतने कि पिछले 3 दिनों तक तुम्हारा कार्यक्रम चलता रहा? कछुआ कुछ जवाब नहीं दे पाता है, वो सोचने लग जाता है कि क्या बोले। शालिनी वर्चस्विनी पर तंज कसते हुए कहती है, यहाँ पर हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा, युग को पेइंग गेस्ट रखने पड़ रहे हैं पैसों के लिए, और तुम हो कि कार्यक्रम करके आ रहे। अभिमन्यु शालिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, शालिनी ठीक कह रही है, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने? कछुआ हकलाते हुए कहता है, वो दादी का बीमा था ना, उसी के पैसे मिले थे, तो सोचा क्यों ना कार्यक्रम कर लिया जाए, बहुत दिनों से किया नहीं था ना। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही युग कुछ उदास होते हुए कहता है, सही है यार, तेरी दादी जाने के बाद कुछ तो छोड़ कर गई है तेरे लिए।
कम से कम उनके जाने के बाद तो कार्यक्रम तो कर पा रहा है। और एक मैं हूँ, मेरे पापा मेरे लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गए। वर्चस्विनी तुरंत बोल पड़ती है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो युग? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। युग पलट कर पूछता है, क्या छोड़कर गए हैं? वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहती है, ये ग्रेवयार्ड कोठी? तुम्हें नहीं पता, पर यह ग्रेवयार्ड कोठी बहुत अनमोल है। ऐसी ग्रेवयार्ड कोठी कहीं नहीं। युग खामोश रहता है। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, सिर्फ ग्रेवयार्ड कोठी ही नहीं, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए किताबें भी तो छोड़ कर गए हैं। तुम क्यों भूल जाते हो? जो किताबें उन्होंने लिखी थी उसी की रॉयल्टी तुम्हें मिलती है। उसी से तो तुम्हारा गुजारा चल रहा है अब तक। युग वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, आपको ये सब कैसे पता? वर्चस्विनी जवाब देती है, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक पुलिस वाली हूँ और मेरे पास सबकी जन्म कुंडली मौजूद है। वैसे युग, तुम जो स्टार्टअप करने आए थे वो तो बर्बाद हो ही चुका है, तो तुम अपने पिताजी की तरह कहानियां क्यों नहीं लिखते हो? सुना है वो यक्षिणी की कहानी लिख रहे थे। जरा सोचा है, अगर वो कहानी कंप्लीट हो गई होती तो तुम्हारे पिताजी का कितना नाम होता और कितनी शोहरत कमाते वो। युग इनकार करते हुए कहता है, पर मुझे कहानियां लिखना कहाँ आता है वर्चस्विनी जी। वर्चस्विनी जवाब देती है, वो भक्षानर वाली कहानी, वो तो तुमने ही लिखी थी ना? तुमने बताया था कल। अच्छी कहानी लिखते हो तुम वैसे। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये वर्चस्विनी जी को हुआ क्या है? कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। कल रात तक तो ये हमारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी, और अब देखो खुद कह रही है कि वो कहानी युग ने लिखी है। आखिर रात ही रात में इनमें इतना चेंज कैसे आ गया? वर्चस्विनी और युग की बातें चली रही थी कि तभी डायना को अजीब सी गंध आने लग जाती है, और वो गंध किसी और के पास से नहीं बल्कि कायर और कछुआ के पास से आ रही थी। डायना उन दोनों को घूरते हुए कहती है, ये तुम दोनों के पास से ये स्मेल कैसे आ रही है? तुम दोनों ने 3 दिन से नहाया भी नहीं क्या? कछुआ तुरंत हामी भरते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला डायना? डायना अपनी नाक बंद करते हुए कहती है, तुम्हारे पास से जो बदबू आ रही है ना, उससे। और अभी जाओ और तुरंत नहा कर आओ, वरना पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में ये बदबू फैल जाएगी। पता नहीं कहाँ पर गिरे होगे तुम दोनों। शालिनी उस गंध को सूंघते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गंध पहले भी सूंघी है मैंने कहीं। शालिनी उस गंध को पहचान पाती है उससे पहले ही कछुआ और कायर वहां से जाने लग जाते हैं। इस तरफ हवेली के अंदर अमोदिता, रजनी और वंदना किचन के अंदर थे और बातें कर रहे थे। उन तीनों के सिवा किचन के अंदर कोई और नहीं था। रजनी अमोदिता और वंदना से कहती है, तुम दोनों ने वो अघोरी की किताब में जो त्रिकोण जाल विधि लिखी थी अच्छे से पढ़ ली है ना? अमोदिता और वंदना दोनों हाँ में अपना सिर हिलाते हुए एक साथ कहती हैं, हाँ पढ़ लिए। रजनी कहती है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस यक्षिणी को अब हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दिखा देंगे उसे कि यक्षिणी से ज्यादा ताकत सौदाइनों में होती है। अमोदिता कहती है, सही कहा माँ, दिखा देंगे उस यक्षिणी को। तुम बस ये बताओ, ये त्रिकोण जाल विधि करनी कब है? रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, पहले तू मंत्रों का उच्चारण ठीक से तो करना सीख ले। जैसे ही तू उच्चारण ठीक से करने लगेगी, हम उसी रात उस विधि को अंजाम दे देंगे। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ ठीक ठाक तो बोल लेती हूँ मैं मंत्र। रजनी पलट कर कहती है, ठीक ठाक नहीं, मुझे एकदम सही उच्चारण चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गलती हो। सिर्फ तेरी वजह से ही हम रुके हुए हैं, वरना इस काम को कब का अंजाम दे दिया होता। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, अगर मेरी वजह से रुकी हो तो तुम दोनों ही क्यों नहीं कर लेती वो त्रिकोण जाल विधि? मेरे लिए क्यों रुकी हो? वंदना कहती है, क्योंकि अमोदिता उस विधि में ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 3 सौदाइनों का होना बहुत जरूरी है। उन तीनों की शक्ति से मिलकर ही त्रिकोण जाल विधि संपन्न हो पाएगी। अमोदिता पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है। लगातार डोरबेल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। रजनी अमोदिता से कहती है, मेरा मुंह क्या देख रही है? जा और जाकर दरवाजा खोल, देख कौन आया है। अमोदिता उबासी लेते हुए कहती है, मैं देखूं माँ? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, और नहीं तो क्या मैं देखने जाऊं नालायक लड़की? अब इस वंदना को तो बोल नहीं सकती, ये तो दुनिया के सामने पागल है, तो फिर तुझे ही जाना पड़ेगा ना। अमोदिता मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर चटर्जी खड़ा हुआ था और उसके अगल बगल ही चार्ली और जाटव खड़े हुए थे। अमोदिता चटर्जी को देखते ही उस पर फिदा हो गई थी और चटर्जी भी अमोदिता को देखते ही उस पर घायल हो गया था। चटर्जी को अमोदिता के चेहरे में वो निखार नजर आया था जो उसे आज तक किसी लड़की में नजर नहीं आया था। पहली बार कोई अमोदिता को इतनी प्रेम भरी निगाहों से देख रहा था। जो अमोदिता की खूबसूरती का अंदाजा उसके श्याम रंग से नहीं बल्कि उसके चेहरे की बनावट से लगा रहा था।
चैटर्जी के मन में अमोदिता की एक अलग ही झलक बन गई थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे और ये बात चार्ली उन दोनों के चेहरे को देखते ही समझ गया था। चार्ली खांसते हुए कहता है, चैटर्जी, तुम्हारा यहीं पर खड़े रहने का इरादा है क्या? लगता है मैडम जी ने केस की कमांड गलत हाथों में दे दी है। चार्ली की बात सुनकर चैटर्जी को अपना फर्ज याद आने लग जाता है कि वो किस काम से आया था। चैटर्जी और अमोदिता दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, आप कौन? जैसे ही दोनों ये बात बोलते हैं, एक दूसरे के चेहरे देखकर शर्माने लग जाते हैं। चैटर्जी कहता है, पहले आप बता दीजिए। अमोदिता कहती है, पहले आप। चार्ली को उन दोनों की बातें सुनकर गुस्सा आने लग जाता है और वो बीच में दखल देते हुए कहता है, ये चैटर्जी है और ये अमोदिता है। अब चैटर्जी मेल मिलाप हो गया हो तो जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। चैटर्जी ना चाहते हुए भी अमोदिता के सामने सख्ती दिखाते हुए कहता है, सुदेश है घर में? अमोदिता कहती है, हाँ पापा घर में ही है। चैटर्जी कहता है, अच्छा तो तुम सुदेश की बेटी हो। चार्ली कहता है, क्या कर रहा है सुदेश, बुला कर लाओ। अमोदिता कहती है, पापा अपने कमरे में सो रहे हैं। चार्ली हैरानी के साथ कहता है, सो रहा है, वो भी अभी तक? जाटव धीरे से बड़बड़ाता है, अब रात भर मेहनत करेगा तो दिन में तो सोएगा ही ना। चार्ली कहता है, पापा को उठाओ, कहना अब आराम करने के दिन खत्म हो गए हैं। अमोदिता चार्ली को घूरते हुए कहती है, आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? चार्ली कहता है, पहले सुदेश को तो बुलाओ, फिर सब पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। अमोदिता तुरंत भागते हुए सुदेश के कमरे में जाती है। जब तक वो सुदेश को लेकर आती तब तक नीचे हॉल में घर के सारे लोग जमा हो गए थे। दिलीप और जानकी भी आ गए थे। दिलीप चार्ली से कहता है, चार्ली, मैं तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह जान सकता हूँ? चार्ली बड़ी विनम्रता के साथ कहता है, सब बताता हूँ दिलीप जी, पहले आपके साले को तो नीचे आने दो, फिर उसने क्या गुल खिलाया है सब बताता हूँ। चार्ली की बात सुनकर रजनी कुछ घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये अमोदिता के पापा ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके लिए पुलिस आई है यहाँ पर। अगले ही पल सुदेश अमोदिता के साथ नीचे आ जाता है। पुलिस को हवेली में देखकर वो भी शॉक्ड हो गया था। जैसे ही सुदेश नीचे पहुंचता है, चैटर्जी सुदेश के पास जाकर उसके चेहरे के सामने हथकड़ी रखते हुए कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सुदेश। जैसे ही चैटर्जी ये बात बोलता है, सुदेश और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुदेश हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं, किस जुर्म में मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? चैटर्जी सुदेश की आंखों में देखते हुए कहता है, यक्षिणी के नाम पर कत्ल करने के लिए। सुदेश अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? सारा गांव जानता है, गांव में जितनी भी हत्याएं हुई हैं सबके पीछे उस यक्षिणी का हाथ है। चैटर्जी कहता है, गलत कह रहे हैं आप, यक्षिणी का बस नाम है, हाथ तो आपका है। सुदेश गुस्से के साथ कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं कि गांव में जितने भी खून हुए हैं वो मैंने किए हैं? चैटर्जी कहता है, मैंने ये कब कहा कि सारे खून आपने किए हैं? मैं तो औरतों के खून की बात कर रहा हूँ। चैटर्जी कुछ देर रुक कर कहता है, कमली को जानते हो आप? जैसे ही चैटर्जी सुदेश के सामने कमली का नाम लेता है, सुदेश की घबराहट बढ़ जाती है। वो पसीने से लथपथ हो जाता है। सदियों से है पुरानी ये है